चलो लिखो बेटा। आज हम लोग टॉपिक करेंगे डिविडेंड पॉलिसी। चैप्टर का नाम है डिविडेंड पॉलिसी, या कहीं कहीं लिखा होता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड पॉलिसी या कहीं कहीं लिखा होगा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड पॉलिसी और डिविडेंड डिसीजन। ये हमारे चैप्टर का नाम है। लिखिए। कंसेप्ट 1, इंट्रोडक्शन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। इंट्रोडक्शन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। लिखिए बेटा। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। In this chapter, we will determine optimum, ब्रैकेट में लिखिएगा बेस्ट, dividend to be paid by the company to its shareholders. To its shareholder. आगे लिखिए। In other words, we will try to determine how much dividend to be paid and how much should be retained for investment purpose. For investment purpose. सेकंड पॉइंट में लिखिए। यूज ऑफ uses of earning for equity. Uses of earning for equity. दो यूज हैं इसके। पहला, फॉर पेइंग डिविडेंड टू देयर इक्विटी शेयर होल्डर। अगला है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस
company can retain this amount as retained earning as retained earning. आगे लिखिए बेटा. Concept number 2. कंसेप्ट नंबर 2 में लिखिए डिविडेंड पॉलिसी डिविडेंड पॉलिसी दो टाइप की होती है. रेलेवेंट पॉलिसी इररेलेवेंट पॉलिसी. रेलेवेंट पॉलिसी इररेलेवेंट पॉलिसी. रेलेवेंट पॉलिसी में लिखो बेटा पहला गॉर्डन मॉडल, दूसरा है वॉल्टर मॉडल, आगे लिखिए इररिलेवेंट में है एमएम अप्रोच. एमएम अप्रोच चलो देखो बेटा अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, सुनिए जरा. देखो हम लोग के चैप्टर का नाम है बेटा डिविडेंड पॉलिसी. डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या होता है? देखो इधर आप लोग कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ते हो? आप लोग पढ़ते हो कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कंपनी बिजनेस करेगी. फिर यहां से उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनना शुरू होंगी. जब ये बुक्स बन जाएंगी तो इस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना सिग्नेचर करेंगे. फिर ये पब्लिक में जाएंगी. फिर इसके कुछ दिन बाद एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी और उस एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड अनाउंस किया जाएगा. यहां पे डिविडेंड अनाउंस किया जाएगा.
या इसी को आप बोलते हो प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, तो बेटा हमारा जो ये चैप्टर है ये इस एनुअल जनरल मीटिंग में जाके कनेक्ट होता है कि जब डिविडेंड बांटना होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये डिसाइड करना होता है कि डिविडेंड बांटे कितना, ज्यादा बांटे कि कम बांटे, क्या अच्छा रहेगा क्या खराब रहेगा, हमारे लिए कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, तो तो इन सब के बारे में ये चैप्टर हमें सजेस्ट करेगा, डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन। बोलो समझ में है कि नहीं है? ठीक है, ये हमें सजेस्ट करेगा ये चैप्टर, डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन हमें ये बताएगा बेटा। तो पूरे चैप्टर की थीम ये है कि कितना डिविडेंड बांटना चाहिए। ठीक है, जरा ये देखना बेटा क्या लिखा है, एक न्यूज है, लिखा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब इसे पेन नहीं चलेगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹4 पर इक्विटी शेयर representing 400% payout on the face value of ₹1 per share। इमामी कंपनी की बात है ये, इमामी कंपनी का एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? ₹1, डिविडेंड आ रहा है ₹4 का, बट रहा है 400%। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, ये बताओ क्या हुआ होगा साल भर बिजनेस करने के बाद ये फैसला कितना डिविडेंड बटेगा, 4 गुना डिविडेंड ये लोग बांट रहे हैं, तो ये किसने डिसाइड किया होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। तो आखिर ये सब फैसले लिए कैसे जाते हैं, किस बेसिस पे, उसको लेके हम लोग कुछ पढ़ाई करने वाले हैं डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में। समझ में आया? ठीक है, अब देखो होगा क्या बेटा, समझना। अब बात समझो, जैसे मान लो यहां तक कंपनी ने बिजनेस किया, बुक्स यहाँ बन के तैयार हो गई, अब यहाँ पता चला कि 100 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अब दो दो बातें हैं, इक्विटी वालों के लिए 100 करोड़ बचा हुआ है, तो या तो ये डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाए या तो इसका रिजर्व एंड सरप्लस रख लिया जाए, है ना? ज्यादा बांटोगे तो रिजर्व कम रहेगा, कम बांटोगे रिजर्व ज्यादा रहेगा, तो क्या किया जाए ये फैसला लेने में हेल्प करता है हम लोग का ये चैप्टर। पढ़िए क्या लिखा हमने, इन दिस चैप्टर वी विल डिटरमिन ऑप्टिमम डिविडेंड टू बी पेड बाय द कंपनी। ऑप्टिमम का मतलब क्या, बेस्ट होना चाहिए कंपनी के लिए, to its shareholder. In other words, we will try to determine how much dividend to be paid and how much should be retained for the investment purpose. अगर कंपनी ने इक्विटी वालों के लिए कोई पैसा बचाया है तो कितना डिविडेंड बांट देना चाहिए, कितना रोकना चाहिए। एफएम में हम लोग कैसे करते हैं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे क्या आएगा, ईबीआईटी, फिर यहां से इंटरेस्ट माइनस करोगे क्या आएगा, ईबीटी, फिर इसमें से टैक्स माइनस करोगे क्या आएगा, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर यहां से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दे दोगे तो बचेगा अर्निंग फॉर इक्विटी। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इक्विटी वालों के लिए जो पैसा बचा, अब उसके दो रास्ते हैं, या तो आप इसको इक्विटी वालों में बांट दो तब तो ये डिविडेंड बन जाएगा, या तो जो नहीं बांटोगे तो अपने पास रोक लोगे, वो क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगा। समझ आए? तो कितना डिविडेंड बांटे और कितने का रिजर्व बनाए, उसके लिए एक हेल्प करता है हम लोग का ये चैप्टर। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, हेल्प करता है ये चैप्टर। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिटरमिन ऑप्टिमम डिविडेंड टू बी पेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर। इन अदर वर्ड्स वी विल ट्राई टू डिटरमिन हाउ मच डिविडेंड टू बी पेड एंड हाउ मच शुड बी रिटेन्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। कितना पैसा रोकना चाहिए, कितना डिविडेंड बांटना चाहिए, क्या उचित होगा, वो ये चैप्टर बताता है। बोलो समझ में आया? अच्छा, अब 2 मिनट मेरी बात सुनना बेटा, बताओ जरा क्या उचित है क्या अनुचित है। हम लोग के अलग अलग रिलीजन के हिसाब से हम लोग की बुक्स हैं वो बताती है ना कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन वो हमारे ऊपर है, हम माने तब ना। बोलो, तो वैसे ये चैप्टर में कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो आपको मार्केट में दिखेगा नहीं, मार्केट जब माने तब ना ऐसे होगा। समझ में आई बात? इसमें बताया है कुछ लोगों ने अपने प्रिंसिपल दिए हैं,
जैसे इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल पढ़ते हो तो हर प्रिंसिपल की मेरिट होती है, डिमेरिट होती है ना। फिर भी अब सोचने वाली बात है, अगर डिमेरिट है तो पढ़वा क्यों रहे हो, हटाओ उसको, तो कुछ तो खास बात होगी, लोग उसको अप्लाई भी करते हैं, बोलो। तो वैसे यहां भी हम लोग तीन प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, एक गॉर्डन का, एक वॉल्टर का और एक एमएम का। ये तीन लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं, ठीक है। तो अब मानना ना मानना ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि शेयर मार्केट में हर एक चीज इससे रिलेट होगी, समझ आ रहा है। लेकिन इन लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं, जिसको समझ में आता है तो उसको माने, जिसको नहीं समझ में आता तो मत माने। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये अपना कंसेप्ट है। अच्छा, अब ये बेटा, अभी अभी मैंने आपको दिखाया यूजेस ऑफ इक्विटी, यूजेस फॉर अर्निंग ऑफ इक्विटी। तो ये देखो क्या लिखा, यूजेस फॉर अर्निंग फॉर इक्विटी में यहाँ लिखा, यही जो पैसा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी। अब अर्निंग फॉर इक्विटी का दो यूज होता है, क्या क्या, या तो डिविडेंड बांट दो, या तो क्या करो, रिजर्व एंड सरप्लस बना। जो नहीं बांटोगे, जो नहीं बांटोगे बेटा, वो कंपनी में ही रहेगा, ठीक है। तो या तो बांट दो, या तो अपने पास रखो। तो आइए देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजेस ऑफ अर्निंग फॉर इक्विटी। अर्निंग फॉर इक्विटी के यूजेस क्या है, पहला, फॉर पेइंग डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर, या तो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट दो। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज टू रिटेन अमाउंट एज रिटेन अर्निंग, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। बोलो, समझ में आ रहा है? अब ये बताओ, एफएम छोड़ो, याद करो फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर जब पढ़ते थे फाउंडेशन में, बताओ ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता था, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट। अब फटाफट बताओ, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता था, ये जाता था पीएल में। यहां से क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। अब बताओ बेटा, ये जो नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। सवाल तो इस पे खूब लगाया आपने। अब 2 मिनट ध्यान से मेरा एनालिसिस सुनो। बताओ, हम लोग जो पहली एंट्री डालते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, उसमें मान के चलते थे व्यापार अलग है, व्यापारी अलग है, मानते थे ना। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये व्यापार का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट किसका है, व्यापार का। और इसका एक ही मालिक होता था, लेकिन वो भी कंपनी से अलग हो जाता था, बिजनेस से अलग। तो वो पैसा ले जाके इन्वेस्ट कर दिया जाता था बिजनेस में। कैपिटल क्या होती है, जिससे व्यापार शुरू हुआ, वही तो कैपिटल है। नेट प्रॉफिट उसमें ऐड करने का मतलब दैट इज री इन्वेस्टेड इन बिजनेस। समझ आया? और एक ही आदमी होता था तो बंटवारे का सवाल ही नहीं होता डिविडेंड का। तो वही यहाँ डिसाइड करना है क्या, जो इक्विटी वालों के लिए पैसा बचा उसको रिटेन करें, रिटेन का मतलब ये हुआ ले जाएं कैपिटल में जोड़ दें, ले जाएं जोड़ दें, या उसको डिविडेंड के रूप में बांट दें अपने शेयर होल्डर्स को। इसी पे हम लोग का ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है, यही थीम है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, ये खाली प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स को मानना ना मानना आदमी के ऊपर है, कंपनी के ऊपर है। कुल मिला के बेटा तीन प्रिंसिपल हैं, वॉल्टर, गॉर्डन और एमएम का। अब एक एक करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चलिए आगे लिखिए। कंसेप्ट नंबर 3, सबसे पहले पढ़ेंगे गॉर्डन मॉडल। लिखिए कंसेप्ट नंबर 3, गॉर्डन मॉडल, या इसी को बोलते हैं ग्रोथ मॉडल, या इसी को बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। गॉर्डन मॉडल, ग्रोथ मॉडल, या इसी को बोलेंगे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है, लिखना शुरू करो बेटा इसमें। अंडर दिस मॉडल वी विल कैलकुलेट P0, ब्रैकेट में लिखना प्राइस, यूजिंग ग्रोथ रेट, यूजिंग ग्रोथ रेट,
लिखिए प्राइस P0 equals to DPS1 upon K minus G. DPS1 upon K minus G. ठीक है, आगे लिखो, ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिखिए, सेकंड पॉइंट में DPS1 equals to DPS0 into 1 plus G. DPS1 बराबर DPS0 into 1 plus G. थर्ड पॉइंट में लिखिए इन केस क्वेश्चन is silent about whether given dividend is DPS1 or DPS0, then we can assume it DPS0 or DPS1, ब्रैकेट में लिखना anyone, by giving a proper note. By giving a proper note. ठीक है, आगे लिखिए पॉइंट 4 में DPS1 इसमें लिखिए if question uses the word dividend to be paid, dividend at the end of year 1, expected dividend DPS0 identification. यहां लिखिए if question uses the word dividend to be paid, एक मिनट बेटा, dividend to be paid नहीं, if question uses the word dividend paid खाली, to be paid नहीं, dividend paid, last year dividend, current year dividend, dividend at the current year end, dividend at the current year end.
हो गया? चलो अभी ये देखो, सब लोग स्क्रीन पे देखिए। तो 3 मॉडल पढ़ने हैं बेटा, रेलेवेंट और इररिलेवेंट में। पहला गॉर्डन, वॉल्टर और एमएम अप्रोच। हम लोग पहले पढ़ रहे हैं गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल क्या है? गॉर्डन मॉडल में बेटा आपको प्राइस निकालने को आएगा क्वेश्चन में, कि प्राइस निकाल के बताइए। कभी कहेगा डिविडेंड ज्यादा दिया, कभी कम दिया, क्या निकालना होगा? प्राइस। तो एक तरीके से देखते हैं कि डिविडेंड कम ज्यादा देने पे उसका प्रभाव मार्केट में क्या पड़ता है। अच्छा इंपैक्ट आएगा, प्राइस बढ़ेगा, बुरा आएगा, प्राइस घटेगा। तो निकालना क्या होगा? प्राइस। तो ये देखो, जब भी प्राइस निकालना होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। P0 का मतलब मार्केट प्राइस, DPS1 का मतलब नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। क्या मतलब हुआ? नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। अच्छा, KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, G का मतलब ग्रोथ रेट। ठीक है, KE का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी और G का मतलब हो गया ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट। तो इससे हम लोग प्राइस निकाल के बताएंगे। बोलो, पहले इतनी बात समझ में आई? अब मुझे ये बताओ, प्राइस निकालने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए आपको? नंबर 1 DPS1, नंबर 2 KE चाहिए, नंबर 3 ग्रोथ रेट चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें बेटा आपको चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब सुनो, इस पे आपको परेशान करता है क्वेश्चन में। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। बताओ, यहीं पे आके देखो, डिविडेंड कब मिलता है? कंपनी ये वाला ईयर तो कंप्लीट कर चुकी, अब इसका डिविडेंड अगले साल मिलेगा ना। इसका डिविडेंड अगले साल मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा डीपी हमें 1 साल का डिविडेंड कब मिलता है? अगले साल मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग जो DPS1 है, हम लोग 2 वर्ड यूज करेंगे बेटा। क्या क्या? एक DPS0 और एक यूज करेंगे DPS1। ये है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, अगले साल का डिविडेंड, और ये है करेंट ईयर का डिविडेंड। कब का डिविडेंड? करेंट ईयर का डिविडेंड। समझ आए? हमें फॉर्मूले में यहाँ पे लिखना है DPS1। बोलो, इतना क्लियर है? अब आगे सुनो। कभी कभी बेटा DPS0 दिया होगा और DPS1 आपको निकालना होगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे अमाउंट होता था प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n, वैसे कंपनी ने अगर पिछला डिविडेंड ये दिया, आप अगला डिविडेंड जानना चाहते हो, तो जिस रेट से कंपनी ग्रो करेगी उसी रेट से आपका डिविडेंड देगी। यहाँ इंटरेस्ट रेट होता है, यहाँ क्या होता है? ग्रोथ रेट होता है। जिस रेट से कंपनी, अरे इमामी वालों ने अगर 400% का डिविडेंड दिया तो ग्रोथ भी तो तगड़ी हुई होगी, तभी तो दिया ना। समझा? तो जैसे कंपनी ने यहाँ डिविडेंड दिया DPS0, अब कंपनी को यहाँ से यहाँ तरक्की हो गई G% की, तो यहाँ जो डिविडेंड मिलेगा DPS1, वो इस पिछले डिविडेंड को उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है अगला। अब क्योंकि 1 साल की बात है तो यहाँ 1 लिखोगे भी तो कोई फायदा नहीं है। समझ आया ना? इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाता, हम सिर्फ ऐसे लिख लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको DPS1 निकालना हो, DPS0 दिया हो, तो ऐसे निकाल लेंगे। DPS0 को 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आ जाएगा? DPS1। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? KE का मतलब क्या हो गया? G का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ रेट का मतलब जिस रेट से कंपनी तरक्की करेगी उसी रेट से डिविडेंड बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा। और DPS1 का मतलब क्या हुआ बेटा? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। बोलो, यहां तक क्लियर है? अब अगली बात सुनना। जब आप क्वेश्चन करोगे बेटा, तो आपको परेशान करता है इसमें इसमें कभी क्या करेगा? कभी क्वेश्चन में DPS0 देगा और कभी DPS1 देगा, और आप समझ नहीं पाते, क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। तो कैसे पहचानोगे? मैंने यहां लिखवाया क्या, अगर क्वेश्चन में लिखा हो डिविडेंड टू बी पेड, क्या लिखा हो? तो अभी अगले साल का हुआ ना, डिविडेंड एट द ईयर 1। ईयर 0 होता है करंट, ईयर 1 होता है अगला। ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, तो ये इंडिकेट करते हैं किसको? DPS1 को। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा डिविडेंड पेड, दे चुके हैं, तो DPS0 होगा। लास्ट ईयर डिविडेंड DPS0, करेंट ईयर डिविडेंड DPS0, डिविडेंड एट द एंड ऑफ करेंट ईयर क्या होगा? DPS0। समझ आए? फिर भी अगर मान लो ये वर्ड्स, वैसे इतने से काम हो जाएगा, अगर कभी न मिले तो आपकी इच्छा, आप चाहें तो एक नोट देके कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा, इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट वेदर गिवन डिविडेंड एट DPS1 और DPS0, then we can assume DPS0 or DPS1 anyone by giving a proper note। आप क्वेश्चन लगाएं,
क्वेश्चन के नीचे एक नोट दे दें आपने क्या एज्यूम किया है, अगर क्वेश्चन से बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है तो, और क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो गॉर्डन मॉडल मॉडल में हम लोग इस तरीके से अपना काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक ठीक है? ठीक है, अच्छा। अब बेटा ये फॉर्मूला पहले कभी पढ़ा है कि नहीं? पहले कभी पढ़ा है? हम्म, ठीक है। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ये आपने कई बार पढ़ा हुआ है, कई बार इसको आपने पढ़ा है, तो वही है, कोई नई चीज इसमें नहीं है। ठीक, लो इधर देखो, मैं दिखाता हूँ, तमाम जगह पढ़ा। जहां से चैप्टर शुरू किया था तभी ये पढ़ा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी शुरू किया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो वहां पे मैंने प्रूव करके आपको दिखाया था ये फॉर्मूला। जो स्टूडेंट वो नहीं किए हो तो प्रूविंग की जरूरत नहीं है, मैं बस रिलेट करा रहा हूँ कि ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो गॉर्डन ने कोई नई चीज नहीं बताई है। ये देखो ऐसे हम लोगों ने किया था। ये प्रेजेंट वैल्यू का मतलब हुआ प्राइस, कैश फ्लो एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड, तो इक्विटी के लिए कैश फ्लो क्या होता है? डिविडेंड। बोलो। और डिस्काउंट रेट वही हो जाता है के, ग्रोथ रेट हो जाता है जी। समझ आया? तो ये यहाँ पे हम लोगों ने किया था, कई कई चैप्टर में किए हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले चैप्टर में भी कर चुके हो, तो ये वही चीज है बेटा, मतलब आप इसको पहले से कर चुके हो, कोई नई चीज हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल। उसकी प्रूविंग नहीं भी करी है तो यहाँ प्रूविंग आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन, तो हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो ये हो गया। अब आगे लिखो एक दो चीजें और फिर हम लोग शुरू करें। लिखिए जरा, कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब ये क्या चीज है, 2 मिनट ऐसे सुन लो, बताओ। अभी जो मैंने केस स्टडी दिखाई थी, इमामी वालों की फेस वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू 1 रुपए थी, लेकिन बेटा ऐसा हो सकता है ना, बाजार में जो उनका शेयर है वो किसी और दाम पे चल रहा हो। ठीक है, तो बाजार का प्राइस हम लिख लें, ये देखो, फेस वैल्यू 1 रुपए है, बाजार में चल रहा है 641 का, समझे? चल रहा है 641 का। अब बताओ अगर हम पी रेशियो निकालें तो 641 का शेयर चल रहा है और 4 रुपए का ये क्या बांट रहे हैं? खैर 4 का तो डिविडेंड बांटा था, अर्निंग तो उससे ज्यादा होगी ना, अरे कुछ पैसे रोके भी तो होंगे। समझ आए? अब 2 मिनट के लिए समझाने के लिए मान लेता हूँ 400 की अर्निंग है, तो इन दोनों का जो रेशियो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस अर्निंग रेशियो। क्यों बेटा? थोड़ा और डिटेल में देखो, बताओ। मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ? अगर मुझे इमामी का शेयर चाहिए तो जो मैंने लगाया वही तो होगा मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे ही तो मिलेगा। और कंपनी ने जो मेरे लिए कमाया वही क्या है? अर्निंग पर शेयर। इसका जो रेशियो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस अर्निंग रेशियो। याद करने के लिए एकदम आसान, प्राइस ऊपर है तो मार्केट प्राइस, अर्निंग बाद में है तो अर्निंग नीचे। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस अर्निंग रेशियो। एक चीज और, प्राइस अर्निंग रेशियो शॉर्ट में इसी को क्या बोलते थे? पीई रेशियो, ये लिख लो, पीई रेशियो।
ऐसे क्वेश्चन में भी आ जाता है पी पी रेशियो। एक और करेंगे कंसेप्ट नंबर 5, इसका नाम है डिविडेंड पे आउट रेशियो देखो इनकी अर्निंग पर शेयर बेटा आ रही है 15 रुपए की। अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है इमामी की? 15 रुपए, लगभग 16 रुपए मान लो। तो 16 रुपए जब ये कमा रहे हैं एक शेयर पे, तो दे रहे हैं मात्र 4 रुपए। समझ आया? कमाया कितना? 16 रुपए, दिया कितना? 4 4 रुपए। तो कितना बांटा? 25%। कितना रोक लिया? 75%। तो इधर देखो, जो जो बांट दिया उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्या बोलेंगे? और जो रोक लिया उसको बोलेंगे रिटेंशन रेशियो। यही अपना कंसेप्ट है। समझ आए क्या पढ़ाने जा रहा हूं? डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो। कितना कमाया एक शेयर पे उन लोगों ने? 16 रुपए। 16 रुपए में कितना दिया? 25%, 4 रुपया। तो बाकी 12 रुपए रोक लिया, 75%। तो जो रोक लिया उसको क्या बोलेंगे? रिटेंशन रेशियो। जो बांट दिया उसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, चलो। तो ये हो गया बेटा डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड रिटेंशन रेशियो। लिखिए, अर्निंग पर शेयर के दो टुकड़े होते हैं। मान लीजिए 10 रुपए की अर्निंग है। मान लीजिए 10 रुपए की अर्निंग है, तो इसमें डिविडेंड पर शेयर बांट दिया 2 रुपए का, और रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर, शॉर्ट में लिखेंगे REPS, ये है 8 रुपए। तो ऐसे में अगर मुझसे कहा जाए डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो हम कहते हैं DPS अपॉन EPS। और अगर हमसे कहा जाए रिटेंशन रेशियो बताओ, तो ये होता है EPS माइनस DPS डिवाइडेड बाय EPS इंटू 100। इसी को हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब अगर इसमें हम लोग निकाल लें, अपने इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग निकालें, तो बेटा डिविडेंड पर शेयर 2 रुपए का बांटा है, अर्निंग 10 रुपए की थी इंटू 100, तो ये आ गया 20%। रिटेन किया 8 रुपए, अर्निंग थी 10 रुपए की इंटू 100, तो ये आया 80%। हमेशा दोनों को जोड़ने पे आंसर आएगा 100%।
हमेशा दोनों को ऐड करने पे आंसर आएगा 100%। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे ऑलवेज पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो ये मिल के होता है 100%। तो अगर मुझे चाहिए पे आउट रेशियो तो 100% में से माइनस कर दो रिटेंशन रेशियो। अगर मुझे चाहिए रिटेंशन रेशियो तो 100% में से माइनस कर देंगे पे आउट रेशियो। हो गया? चलो अब मुझे बताओ अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या है? DPS1/K-G। इस पे कंफ्यूज करेगा तो मैंने वर्ड्स बताए उसी से हम लोग रिलेट कर लेंगे। अगर एग्जाम में ऐसे आ गया नहीं क्लियर हो पा रहा है तो एक नोट देके अपने हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा ये तो एक बात हुई। फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा पीई रेशियो। क्या फॉर्मूला पढ़ा? इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा। तीसरी चीज मैंने बताई आपको, जो अर्निंग पर शेयर है इसके दो हिस्से होते हैं। क्या क्या? कुछ रिटेन कर लिया जाता है, कुछ पे कर दिया जाता है। जितना पे किया उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड पे आउट रेशियो। जो रोक लिया उसको क्या बोलोगे? रिटेंशन रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इनटू 100। इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। जो अभी किया हमने उसमें ये 20% आया था, ये 80, तो हमेशा ऐसे होगा, दोनों को जोड़ने पे आएगा 100। तो तो अगर एक चाहिए तो 100 में से दूसरा माइनस कर दो, पहला मिल जाएगा। समझ में? अभी तक इतना पढ़ा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ फटाफट। सब लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्या लिखा है। 4A लिखा है ए लिमिटेड अ शेयर ऑफ टी लिमिटेड इज कोटेड एट अ प्राइस अर्निंग रेशियो 7.5 टाइम्स। बेटा कह रहा है ए लिमिटेड का कोई शेयर है, उसका प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है? 7.5 टाइम्स। आगे द रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर इज 37.5%, इज रुपीज 3 पर शेयर। ठीक है, रिटेन अर्निंग 3 रुपए पर शेयर की है और ये परसेंटेज में कितना है? 37.5%। जैसे अपने एग्जाम्पल में नहीं था, रिटेन्ड अर्निंग हम लोग की पर शेयर 8 रुपए की थी। पर शेयर कितनी थी? और परसेंटेज वाइज कितना आ रहा था? 80%। तो वैसे वो बता रहा है पर शेयर है 3 रुपए, लेकिन परसेंट में कितना आ रहा है? 37.5%। अब हमसे कह रहे हैं द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट एनुअल ग्रोथ रेट 12%। कह रहे हैं बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताओ, अगर इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए कितना? 12% का। ठीक है, और एक दो चीजें और पूछी हैं, चलिए अब मैं समझाता हूं आपको। अब यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4A। मुझको एक बात बताओ, मैंने क्या सिखाया था?
अगर हमें प्राइस निकालना होगा, तो फॉर्मूला क्या था? DPS1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। KE क्या था इसमें? और ये देखो ये क्या कह रहा है? कैलकुलेट कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हमें क्या निकालना है? कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आप बच्चे बताओ, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें? ठीक है, आ जाएगा ना यहीं से। तो एक तो उन्होंने ये पूछा है, तो मैं भी निकालूंगा, आप बस देखते रहो 2 मिनट जरा। ठीक है, 3 सवाल पूछे बेटा, पैरेलल तीनों लगाएंगे। ये पहला हो गया, फिर दूसरा और तीसरा। चलो अब जरा दूसरा देखो और क्या पूछा है। दूसरा अब ये भी लगाता हूं। इफ एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 13%, एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट कितना है? 13% का। कैलकुलेट इंडिकेटेड मार्केट प्राइस विद सेम कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कह रहे हैं अगर ग्रोथ रेट 13% का है तो क्या निकालो? मार्केट प्राइस। तो भाई यही तो फॉर्मूला है ना मार्केट प्राइस का। तो अगर, और कहते हैं इस वाली कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, जब ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगी तो उसी से क्या निकलना है? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस हम लोग अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला तो यही है ना, P0 बराबर DPS1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। अभी लिखते हैं सब, ठीक है, समझ लो पहले, फिर लास्ट में पढ़ो। इफ कंपनीज ग्रोथ रेट इज 18%, एंटिसिपेटेड कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 18%, एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 15%, तो कैलकुलेट मार्केट प्राइस। अब फिर से मार्केट प्राइस निकालने को बोल रहा है नंबर 3 में। तो निकालेंगे बेटा, तो फिर वही होगा, P0 बराबर DPS1 अपॉन KE माइनस जी। यही होगा। अच्छा, लेकिन सब में कुछ बातें अलग अलग हैं। क्या क्या अलग हैं जरा 2 मिनट सुन लो। अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं तो खुद ही कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% का है, ग्रोथ रेट 15% का है। तो जहां के ही है वहां 18% लिखेंगे, और जहां जी है वहां कितना लिखेंगे? 15%। ठीक है, अगर हम दूसरे वाले में निकालें बेटा, दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में क्या बताया था जरा यहाँ पढ़ लो। क्या? ग्रोथ रेट इज 13%। ठीक है, तो जहां ग्रोथ रेट है वहां तो 13% लिख देंगे, लेकिन कहा है के ये वाली होगी, तो जब तक ये के ही नहीं आएगी तब तक ये लगेगा नहीं। ठीक है, और ये वाली के ही कब मिलेगी? ये वाली जब मुझे डिविडेंड मिले, ग्रोथ रेट मिले और प्राइस मिले। तो अल्टीमेटली बात यहाँ के अटक गई। अब ये निकले क्योंकि डिविडेंड की आवश्यकता तो हर जगह है। तो अब आइए पहले वाले पे फोकस करते हैं। पहला निकल गया तो बाकी सब निकलते चले जाएंगे, 2 मिनट का काम है। क्वेश्चन इस चैप्टर के बेटा एकदम छोटे छोटे होते हैं बाकी सब चैप्टर की कंपैरिजन में। ठीक है, तो मैंने यहां बनाया वर्किंग नोट नंबर 1। मैंने यहां बनाया वर्किंग नोट नंबर 1। इसमें निकालने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर। कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, अब एक मिनट जरा स्क्रीन पे देखो, ये क्या चीज दिया है बेटा, पढ़ो सब बच्चे। फॉर्मूला क्या था इसका? पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या था? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब ये दिया है 7.5 का, ये 7.5 का दिया है बेटा। और ये देखो रिटेन अर्निंग मुझे दी थी बेटा 37.5%। ठीक है, और ये है, ये मुझे दिया है रिटेन अर्निंग। तो अब यहाँ आ जाओ, तो ये निकाल लेते हैं ईपीएस। जरा इधर देखिए, बताओ बेटा, ये बताओ अर्निंग पर शेयर का 37.5% है रिटेन्ड अर्निंग, और ये 3 रुपए है। तो अगर मुझे अर्निंग पर शेयर चाहिए तो ये 37.5 से डिवाइड हो जाएगा ना, 8 रुपए आ गया। अब ये 8 रुपए हम यहाँ रखेंगे, यहां से मुझे मिल जाएगा मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया 60 रुपए का।
मार्केट प्राइस पर शेयर 60 रुपए का आ गया। अब ये 60 रुपए मैंने ऊपर रखा, 60 का मार्केट प्राइस है। यहां से मुझे के ई निकालना है, तो के ई की जगह के ई रहेगा। जाओ बेटा, के ई हो गया। और हमें दिया है रिटेन्ड अर्निंग और ग्रोथ रेट बेटा। तो ये देखो, पहले में क्या था, सबसे पहले वाले में लिखा था कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट ग्रोथ रेट 12%। पहले केस में ग्रोथ रेट है 12% का, तो यहां लिख दिया 12, यहां 12 होगा। अच्छा, अब क्या लिखना है, डिविडेंड पर शेयर क्या लिखना है। अब अगर 2 मिनट तुम लोग सोचो तो समझ में आ जाए। ये बताओ, ये क्या निकाला था, 8 रुपए हमने, इसमें से 3 रुपए रोक लिया है तो 5 बांट दिया होगा। अर्निंग पर शेयर कितना है, 8 रुपए। अगर अर्निंग पर शेयर 8 रुपए का निकल के आया तो मैंने आपको बताया था इसी अर्निंग पर शेयर के ही दो टुकड़े होते हैं, एक डिविडेंड पे आउट रेशियो, दूसरा हो जाएगा रिटेंशन रेशियो। तो अगर ये 37.5% है तो ये वाला कितना आएगा, 62.5% ये होगा। तो तो अब यहीं से निकाल लो बेटा, 8 रुपए का 62.5%, ये कितना आ गया, 5 रुपए। 5 रुपए ये आ गया, तो ये 3 रुपए ये है। और ये जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है इसी को हम लेंगे DPS1, क्योंकि ये DPS1 होता ही है, इसको हम लोग लेंगे DPS1। अब यहां रख दो, अगर हम DPS1 की जगह हमने रख दिया 5 रुपए, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहां से 60 KE माइनस 7.2, ये है 5, तो 60 टाइम्स ऑफ के ये हो जाएगा 12.2, तो के हो जाएगा 12.2 डिवाइडेड बाई 60, ये आ गया 20.33%। ये आ रहा है 0.2033, ये इसी को मैंने लिख दिया 20.33%। अब यही वाला के सेकंड में यूज होना था, तो 0.223 और DPS1 की जगह हम लोग यही रखेंगे 5 रुपए। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मार्केट प्राइस सेकंड वाले केस में 68.21। और DPS1 यहां भी 5 रुपए का रखा जाएगा। $166.67। ये था आपका क्वेश्चन। एक बार हम लोगों को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी थी, एक बार मार्केट प्राइस, 2 बार मार्केट प्राइस।
ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आया समझ में सबको? ठीक है, अब आ जाओ बेटा कंसेप्ट नंबर 6 पे। कंसेप्ट नंबर 6 पे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट जी, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट जी। लिखिए बेटा, G equals to B into R, where B equals to retention ratio और R का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। G का मतलब होता है ग्रोथ रेट। तो अगर ग्रोथ रेट चाहिए तो ये हो जाएगा रिटेंशन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो रिटर्न ऑन इक्विटी से, आ जाएगा ग्रोथ रेट। ठीक है, अब एक मिनट इधर देखो, ये क्या लिखा है बेटा? अब इधर देखो, अभी यहां निकाल चुके हो ना रिटेंशन रेशियो। ये जो रिटेंशन रेशियो है इसी को हम लोग बी से लिखते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं बी से। तो यहाँ जो रिटेंशन रेशियो लिखा है ये वही है जो पहले हम निकाल चुके हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर दो रिटर्न ऑन इक्विटी से तो निकल के आ जाता है ग्रोथ रेट। जी इक्वल्स टू बी आर। ग्रोथ रेट पिछले चैप्टर्स में और भी तरीके से निकालते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे काम करेंगे, जी इक्वल्स टू बी आर से निकालेंगे ग्रोथ रेट। अच्छा, एक और चीज कहने का मतलब क्या है बेटा? फॉर्मूला तो आपको यही लगाना है, फॉर्मूला तो आपको यही वाला यूज करना है गॉर्डन मॉडल में, ये वाला है। लेकिन अब क्या होगा, आपको जी नहीं देगा आगे के क्वेश्चन में, बल्कि क्या दिया होगा, बी दिया होगा और आर दिया होगा। तो दोनों मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे, जी निकाल लेंगे। हो सकता है बी भी ना दिया हो। बी का मतलब क्या है, तो इसका उल्टा देगा। डिविडेंड पे आउट है 20%, तो इसका मतलब रिटेंशन कितना है, 80%। और उसको मल्टीप्लाई करोगे रिटर्न ऑन इक्विटी से तो निकल के आ जाएगा ग्रोथ रेट। ठीक है, तो एक चीज तो मैंने ये लिखवाई। आगे लिखिए अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 7। कंसेप्ट नंबर 7, देखो बेटा, हम लोग ये कर चुके हैं रिटेंशन रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है मैं लिखवाने जा रहा हूं, लिखिए रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी शॉर्ट में बोलते हैं आर ओ ई। इसको आर से लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है अर्निंग अवेलेबल, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, वेयर इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस।